जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर के उस हिस्से के बारे में जो पाकिस्तान के पास में है। आखिरकार कैसे गया वो हिस्सा पाकिस्तान के पास? क्या वो हिस्सा दोबारा भारत के पास आ सकता है, और अगर आएगा तो कैसे आएगा, और आने के बाद उसमें क्या प्रॉफिट होगा? आज हम सारे के सारे पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। स्वागत है आपका इस एकेडमी के नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। शुरू से शुरू करते हैं। 1947 15 अगस्त वो दिन जब भारत आज़ाद हुआ, उसके एक दिन पहले पाकिस्तान को आज़ाद घोषित कर दिया गया। उस टाइम पे जम्मू कश्मीर किसी का भी हिस्सा नहीं हुआ, क्योंकि शुरुआत में भारत के पास 565 रियासतें थीं। उन रियासतों को ये अवसर दिया गया था कि वो भारत के पास आना चाहती हैं या पाकिस्तान के पास जाना चाहती हैं। तो ज़्यादातर रियासतों ने भारत को चुना, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थीं जिनको भारत में शामिल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, जैसे हैदराबाद और जम्मू कश्मीर और भी कई रियासतें। तो जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी उसके जो राजा थे उनका नाम था राजा हरि सिंह। अब जो राजा हरि सिंह थे वो कहते थे ना हम पाकिस्तान के पास जाएंगे और ना ही हम हिंदुस्तान के पास जाएंगे, हम खुद एक न्यूट्रल रहेंगे, अपना खुद शासन चलाएंगे। जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नज़र में खटक रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि भविष्य में आगे चल के ये भारत का हिस्सा हो जाएगा। तो उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ भी करके इसको हमारा हिस्सा बनाया जाए। हरि सिंह अपना शासन जम्मू कश्मीर में चला रहे थे, लेकिन वहाँ पर 93% आबादी मुस्लिम थी और 3% अल्पसंख्यक थे, जिसमें से कश्मीरी पंडित बहुत ज़्यादा थे। उस टाइम पे हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर की जनता के ऊपर एक टैक्स लगाया था। उस टैक्स से जम्मू कश्मीर की पूरी जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए उसने आंतरिक विद्रोह छेड़ दिया और उस विद्रोह का फ़ायदा उठा करके पाकिस्तान और पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी संगठन ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण 21 अक्टूबर 1947 को हुआ था और जम्मू कश्मीर की जो सेना थी वो बहुत छोटी थी और आधुनिक हथियार उसके पास नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे वो आधुनिक हथियारों से लैस थे। जम्मू कश्मीर का उनसे मुकाबला कर पाना लगभग इम्पॉसिबल था। तो जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे वो भारत से मदद उन्होंने मांगी और भारत ने उनसे बोला कि अगर आप मदद चाहते हो तो हमें एक समझौते पर साइन करो। समझौते का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया। इस समझौते में रक्षा, विदेशी मामले और संचार, इन 3 चीज़ों पर हस्ताक्षर करवाए गए। 24 अक्टूबर 1947 को ये उन्होंने समझौता किया। 26 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार ने अपनी सेना जम्मू कश्मीर पर भेजी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ के आतंकवादी संगठन ने जम्मू कश्मीर के दक्षिण इलाके में बसे 8 जिले नीलम, मीरपुर, भीमवार, कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग, रायलकोट और सुधनोटी। मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जो ये 8 जिले थे जम्मू कश्मीर के, जिसको अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बोला जाता है, वो अभी के कश्मीर के, यानी जो हिस्सा भारत के पास है, अभी के कश्मीर से 3 गुना बड़ा है। 13,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और प्रेजेंट टाइम पर 30 लाख आबादी वहाँ पर रहती है। तो ऐसे जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। अब जो हिस्सा जम्मू कश्मीर के पास में है उसको पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बोलते हैं और उसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बोलता है और भारत गुलाम कश्मीर बोलता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर ज़्यादातर आतंकवादी पलते हैं। आतंकवादियों का छोटा छोटा संगठन वहाँ पर है और वो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की छवि को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। तो अभी तक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कश्मीर, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK बोलते हैं, वो पाकिस्तान के पास कैसे गया। अब हम बात करते हैं कि क्या वो भारत के पास आएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन में भारत सरकार ने अपनी एक्टिविटी बहुत तेज कर दी है। आपने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान सुना होगा, जिन्होंने बोला था कि अब हमारा काम 370 हटाने के बाद अब हमारा काम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारा ही हिस्सा है। ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ तो उसमें कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं, दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा दुश्मन है। उसमें से कोई तीसरा व्यक्ति आता है और तीसरा व्यक्ति राम के पास जाना चाहता है, अपनी पूरी संपत्ति राम को देना चाहता है, लेकिन श्याम उसको मना कर रहा है कि नहीं, तुम उसको संपत्ति मत दो, तुम उसको धन मत दो। तो क्या राम इसको बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। राम श्याम से बोलेगा कि तुम क्यों रोक रहे हो, वो तो इंडिपेंडेंट है ना, वो तो स्वतंत्र है, वो अपनी संपत्ति धन किसी को भी दे सकता है, तुम उसको बीच में क्यों रोक रहे हो,
है ना। तो ऐसा ही है, भारत पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के मामले में भी हुआ है। कश्मीर भारत का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर अटैक करके उसके कुछ हिस्से को अपने पास ले लिया। तो आपने देखा होगा कुछ दिनों से इस बारे में भारत सरकार बहुत ज़्यादा अपनी एक्टिविटी उसने तेज़ कर दी है। अभी एक मिसाइल भी पाकिस्तान के हिस्से पे गिरी थी, जो कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल थी। उस मिसाइल से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत का एक एक्सपेरिमेंट था, और एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट ही था दोस्त। वो जानबूझकर छोड़ी गई मिसाइल थी, वो ये चेक करने के लिए कि वहाँ का जो रडार सिस्टम है ये ब्रह्मोस मिसाइल को कैच कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान चाइना से माल मंगाता है और चाइना जैसा ही है। आपने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान सुना होगा कि धारा 370 हटाने के बाद अब हमारा मेन टारगेट वहाँ पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने हिस्से पे लेना है। और आपने बीजेपी की जब गवर्नमेंट केंद्र सरकार पर रहती है तो इस तरह के मुद्दे उछलते रहते हैं कि जो कुछ हिस्सा है जो चीन के कब्जे में है, कुछ हिस्सा है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उनको भारत पर कैसे वापस लिया जाए। वो है तो भारत के ही हिस्से। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो लड़ाई करके हमें हरा सके या फिर लड़ाई करके हमारे किसी भी हिस्से पर कब्जा कर सके। तो पिछले कुछ दिनों में पीओके को अपने हिस्से पर लाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ तेज़ हुई हैं, और उम्मीद करते हैं कि कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है वो जल्दी भारत के पास आए। अब बात करते हैं कि अगर वो हिस्सा भारत के पास आ गया तो भारत में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि जो हिस्सा पाकिस्तान के पास में है वो मौजूदा कश्मीर के हिस्से से 3 गुना बड़ा है, जिसमें से 8 ज़िले और 13,000 वर्ग किलोमीटर तक वो फैला हुआ है। यानी कि अगर वो हिस्सा भारत के पास आ जाता है तो वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होगा ना, बहुत सारे देश जम्मू कश्मीर पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो एक तो चीज़ ये होगी कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगा तो इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी भारत की। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पर टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन से भरा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर लोग घूमने जाएंगे तो भारत सरकार को टूरिज़्म के कोटे से बहुत ज़्यादा इनकम हो सकती है, जिससे हमारी जीडीपी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तीसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अब हमें अफ़गानिस्तान के पास जाने के लिए ईरान और पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर ईरान की सहायता से अगर अफ़गानिस्तान के पास जाते हैं तो हमें समुद्र से बहुत बड़ा मार्ग तय करना पड़ता है, और अगर हम पाकिस्तान से सहायता लेते हैं तो पाकिस्तान को तो आपको हाल पता ही है। अगर हम अफ़गानिस्तान पे कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो क्या पाकिस्तान करना देगा? कभी नहीं करने देगा। चौथे बड़े फ़ायदे की बात करते हैं। पाकिस्तान जो डायरेक्ट लेन देन करता है चीन के साथ बाई रोड, वो ख़त्म हो जाएगा। यानी एक ही रास्ता है पाकिस्तान का चीन के साथ जाने के लिए, वो है बाई रोड, पीओके से होकर के जाता है। अब अगर पीओके ही हमारा हो जाएगा तो पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए मुश्किल आ सकती हैं, और चीन के कुछ प्रोजेक्ट भी हैं जो कि पीओके पर चल रहे हैं, वो भी पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। अगर आपको लगा है कि मेरे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपको इंटरेस्ट आया है अपने कश्मीर और पीओके के हिस्से को जानने के लिए जो भारत का हिस्सा है, सो प्लीज़ प्रेस द रेड बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।